कहानी घटित होती है पृथ्वी पर हर तरफ जहरीली गैस फैली हुई है, चाहे इंसान हो या जानवर। अगर कोई भी इस गैस को सांस के जरिए शरीर में ले तो 2.5 मिनट से भी कम समय में उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसकी मारक क्षमता बेहद खतरनाक है। गिने चुने बचे हुए लोग मजबूरन जमीन के नीचे रहने लगे हैं। अगर इंसान इस जहरीली गैस से निपटने का कोई तरीका नहीं खोज पाए तो पूरी मानव सभ्यता का अंत तय है। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला हर रास्ता बंद नहीं करता। बचे हुए लोगों में कुछ बेहद बुद्धिमान लोग भी थे। उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया और पूरी ताकत से गैस को खत्म करने का तरीका खोजने लगे। इसी संगठन की एक कर्मचारी है, एक महिला जिसका नाम कोरा है। वह मुख्यालय की तरफ से भेजी गई कर्मचारियों में से एक है और कई दशकों से जमीन के नीचे काम कर रही है। उसका रोज का काम होता है जहरीली गैस से जुड़े डेटा को रिकॉर्ड करना, साथ ही बचे हुए लोगों की संख्या का हिसाब रखना और फिर ये सारी जानकारी कंप्यूटर के जरिए मुख्यालय तक भेज देना। इसके बाद डेटा को व्यवस्थित कर फाइल में दर्ज किया जाता है और समय पर काम खत्म कर दिया जाता है। दिन ब दिन वही एक सा काम कोरा के लिए बेहद उबाऊ हो चुका है। हर दिन बेस्वाद खाना खाने के बाद वह या तो कसरत करके शरीर को फिट रखती है या फिर खराब हो चुकी मशीनों की मरम्मत करके समय बिताती है। जब करने को कुछ नहीं होता तो वह मुख्यालय से भेजे गए वीडियो देखती है। ये वीडियो सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को भेजे जाते हैं ताकि उनका हौसला बना रहे और वे जहरीली गैस के खिलाफ लड़ाई में डटे रहें, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन फिर से खुले आसमान के नीचे जिंदगी देखने को मिलेगी। कोरा अक्सर नक्शा देखती रहती है। उसका अच्छा दोस्त जैक दूसरे इलाके की जिम्मेदारी संभालता है। हर आउटसोर्स कर्मचारी को एक तय क्षेत्र सौंपा गया होता है। रात के समय कोरा मन न लगने के बावजूद किताब पढ़ रही होती है। तभी उसके कंप्यूटर पर एक संदेश आता है। वह तुरंत स्क्रीन के पास जाकर देखती है और पता चलता है कि जल्द ही सप्लाई पहुंचने वाली है। अगले दिन कोरा अपना गैस प्रूफ सूट पहनती है, सुरक्षा के लिए एक पिस्तौल साथ रखती है और आखिर में गैस मास्क लगाकर सप्लाई लेने बाहर निकलने की तैयारी करती है। पूरा बंकर अत्याधुनिक तकनीक से बना हुआ है। इसके अंदर एक उन्नत फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा है जिसकी वजह से कोरा को भीतर साफ हवा मिलती रहती है। कुछ ही देर में कोरा जमीन की सतह पर पहुंच जाती है। बाहर चारों तरफ जहरीली गैस का धुआं फैला हुआ है। हर ओर सन्नाटा पसरा है। जिंदगी की कोई निशानी नहीं दिखती। तभी एक मशीन नुमा उड़ने वाला यान सप्लाई गिराता है, लेकिन गिराने की जगह में गड़बड़ी हो जाती है और सामान सीधे झील में जा गिरता है। मजबूरन कोरा को पानी में उतरना पड़ता है। गनीमत रहती है कि डिब्बों में पानी नहीं भरा होता। खाना मिल जाने से उसकी जिंदगी कुछ समय के लिए सुरक्षित हो जाती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। कोरा हर दिन वही एक सा काम दोहराती रहती है जो उसे अंदर से तोड़ने लगता है। धीरे धीरे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है। तभी एक दिन अचानक सभी कंप्यूटरों पर नेटवर्क फेल होने का संदेश आ जाता है। इससे उसका मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है जो कि उसका इकलौता सहारा था। कोरा समझ जाती है कि जैसे ही सप्लाई खत्म होगी उसकी मौत तय है। उसे हर हाल में मुख्यालय को मदद का संदेश भेजना होगा। इसी वजह से वह अपने पास के इलाके में रहने वाले दोस्त जैक के पास जाने का फैसला करती है ताकि उसके सिग्नल टावर के जरिए मुख्यालय तक संदेश भेजा जा सके। कोरा अपनी पिस्तौल उठाती है, पूरा सुरक्षा उपकरण पहनती है और एक बार फिर जमीन के ऊपर निकल जाती है। इस बार बाहर रहने का समय लंबा होने वाला होता है, इसीलिए वह बंकर के प्रवेश द्वार को एक फटे हुए कपड़े से ढक देती है ताकि कोई और जीवित बचा इंसान उस जगह को खोज न सके। कोरा के साथ एक ऐसा रोबोट रहता है जो दिखने में बिल्कुल चील जैसा है। यह रोबोट हर समय उसके साथ रहता है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उसे चेतावनी देता है। पूरा शहर अब मलबे में बदल चुका है। चारों तरफ फैली तबाही और निराशा इंसान का दम घोंट देती है। हवा में तैरती जहरीली गैस ने न सिर्फ शहर को बल्कि पूरी दुनिया को बेहद कमजोर और असहाय बना दिया है। लगातार एक दिन और एक रात चलने के बाद कोरा आखिरकार सिग्नल टावर तक पहुंच जाता है, लेकिन वह पहले अपने दोस्त जैक के बंकर यानी उसके अड्डे को देखने का फैसला करता है। वहां पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि प्रवेश द्वार पूरी तरह पानी में डूब चुका है। इसका मतलब साफ था, वह जगह अब रहने लायक नहीं रही और वहां किसी का जिंदा बचना नामुमकिन है। इसके बाद कोरा तेजी से सिग्नल टावर पर चढ़ता है। जब वह सबसे ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि एक आदमी मेज पर झुका हुआ है और बिल्कुल हिल नहीं रहा। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि उसका करीबी दोस्त जैक है। साफ लगता है कि वह पहले ही मर चुका है। मेज पर एक सुसाइड नोट रखा हुआ होता है। उसे पता चलता है कि जैक ने खुदकुशी कर ली थी। उसका बंकर पानी में डूब चुका था। जाने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं बची थी। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह थी कि वह लगातार बाकी लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया। जैक को लगने लगा था कि मुख्यालय ने उसे छोड़ दिया है। उसे यह भी महसूस होने लगा था कि उसमें अब इस दुनिया को बचाने की कोई काबिलियत नहीं रही। इसी गहरे निराशा के दौर में उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। सब कुछ पढ़ने के बाद कोरा मेज पर रखा वॉकी टॉकी उठाता है और मुख्यालय को कॉल करने लगता है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर यह दिखता है कि वह रेडियो चैनल अब इस्तेमाल में ही नहीं है। यह देखकर कोरा गुस्से से बेकाबू हो जाता है
और गालियां देने लगता है। कुछ देर बाद खुद को शांत करने के बाद कोरा तय करता है कि वह पैदल ही मुख्यालय जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। नक्शा देखने पर उसे समझ आता है कि मुख्यालय बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लगभग एक दिन की पैदल यात्रा में वहां पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसे शहर की सड़कों से जितना हो सके उतना दूर रहना होगा। जल्द ही कोरा मुख्यालय की दिशा में आगे बढ़ता है। रास्ते भर वह बेहद सतर्क रहता है, हर कदम सोच समझकर रखता है और आसपास के माहौल पर लगातार नजर बनाए रखता है। जैसे जैसे आसमान में अंधेरा छाने लगता है, किस्मत से उसे एक पुरानी और जर्जर कार दिखाई देती है। वह तय करता है कि रात वहीं गुजार लेगा। जल्दी ही अगला दिन आ जाता है। कोरा जागकर अपना सामान समेटता है और फिर से यात्रा शुरू करता है। उसका मशीन चील पूरे समय उसके साथ रहता है, मानो उसकी रक्षा कर रहा हो। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता कि अचानक सामने से 3 जीवित बचे लोग आते दिखाई देते हैं। हालात को देखते हुए कोरा तुरंत छिप जाता है। सौभाग्य से चारों तरफ घना धुआं और धुंध फैली हुई होती है, जिससे वे तीनों आदमी उसे देख नहीं पाते। उनके चले जाने के बाद ही कोरा बाहर निकलता है। कुछ समय बाद वह आखिरकार मुख्यालय पहुंच जाता है। पहचान प्रणाली से गुजरने के बाद वह सफलतापूर्वक बेस में प्रवेश कर लेता है। यहाँ का फिल्ट्रेशन सिस्टम और भी ज्यादा उन्नत होता है और अंदर की हवा बेहद साफ और ताजा होती है। कोरा अपना गैस मास्क उतार देता है और चारों ओर देखने लगता है, लेकिन एक अजीब बात सामने आती है। पूरे बेस में एक भी इंसान नजर नहीं आता। यह देखकर कोरा हैरान रह जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसकी नजर एक चालू कंप्यूटर पर पड़ती है। स्क्रीन पर एक फाइल खुली होती है जिस पर लिखा होता है कि परियोजना समाप्त कर दी गई है। साथ ही अलग अलग विभागों को भेजी गई कई ईमेल्स भी होती हैं, जिनमें योजना को तुरंत बंद करने और सभी को जल्द से जल्द वहां से निकाल लेने का आदेश दिया गया होता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कोरा को यह सूचना कभी मिली ही नहीं थी। गुस्से में आकर वह एक कुर्सी उठाकर जोर से पटक देता है और फिर मुख्यालय छोड़कर बाहर निकल जाता है। लेकिन अब कोरा खुद नहीं जानता कि उसे आगे कहां जाना है। इसी बीच अचानक कुछ जीवित बचे लोग उस पर हमला कर देते हैं। दोबारा होश में आने पर कोरा देखता है कि उसके सामने एक रहस्यमय आदमी खड़ा है। उस आदमी का नाम दाजुआंग होता है। कोरा को पकड़ने की वजह यह थी कि उसने कोरा को वही कामकाजी यूनिफॉर्म पहने देखा था जो मुख्यालय के लोग पहनते हैं, जबकि असलियत यह थी कि मुख्यालय के लोग तो कब के वहां से चिची कर चुके थे। ऐसे में दाजुआंग को समझ नहीं आ रहा था कि जब सब जा चुके हैं तो फिर कोई इस इलाके में क्यों घूम रहा है। कोरा तुरंत अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाता। तब दाजुआंग बताता है कि उसने भी कभी मुख्यालय में शामिल होने के लिए आवेदन किया था ताकि उसे भी एक बेहतर और सुरक्षित जिंदगी मिल सके, लेकिन मुख्यालय ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका अनुरोध ठुकरा दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि उन्हें सिर्फ ज्यादा समझदार और होशियार लोग ही चाहिए। यह बात दाजुआंग को बेहद अपमानजनक लगी। उसे लगा कि उसकी बेइज्जती की गई है। कोरा समझाने की कोशिश करता है कि मुख्यालय ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि सीमित संसाधनों का सही इस्तेमाल करके दुनिया को बचाया जा सके। शुरुआत में दाजुआंग को भी भरोसा था कि मुख्यालय सभी बचे हुए लोगों की रक्षा करेगा, लेकिन अब हकीकत कुछ और ही थी। मुख्यालय ने चुपचाप सबको छोड़कर छेची कर लिया था। मजबूरन दाजुआंग और उसके लोग खुद का एक ठिकाना बनाने पर मजबूर हो गए। उनके पास जो फिल्टर और गैस मास्क थे उनकी गुणवत्ता मुख्यालय जितनी अच्छी नहीं थी। अब दाजुआंग को गहरा शक होने लगा था कि मुख्यालय कभी भी बाकी बचे लोगों की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता था। उसने यह सब सिर्फ एक बहाना बनाया ताकि सबसे अच्छी जगह और सबसे बढ़िया माहौल पर खुद कब्जा कर सके। उसके हिसाब से मुख्यालय के ऊपरी लोग सब के सब बेहद स्वार्थी थे। बातचीत के दौरान दाजुआंग को एहसास होता है कि कोरा को मुख्यालय के इन फैसलों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद वह अपना मशीन चील उसे सौंप दे तो वह उसकी जान बख्श सकता है। इस वक्त निहत्था कोरा किसी और विकल्प में नहीं होता और उसे दाजुआंग की शर्त माननी पड़ती है, लेकिन मशीन चील की अपनी सोच होती है। वह इधर उधर खोजबीन में निकल चुका होता है और कुछ समय तक वापस नहीं आने वाला होता है। दाजुआंग कहता है कि उसके पास वक्त की कोई कमी नहीं है। यह कहकर वह गैस मास्क पहनता है और बाहर जाकर हालात देखने का फैसला करता है। जाते जाते वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे कोरा पर नजर बनाए रखें। दाजुआंग के जाते ही थोड़ी देर बाद कोरा पेट दर्द का बहाना बनाता है। जैसे ही पहरा दे रहे आदमी की सतर्कता ढीली पड़ती है, कोरा पास रखी कुर्सी उठाकर उसके सिर पर जोर से मार देता है। फिर वह जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठा लेता है और सीधे उस आदमी के सिर पर वार कर देता है। इसके बाद वह उसके पास से एक खंजर और गैस मास्क निकाल लेता है। भले ही उनका मास्क उतना बेहतरीन नहीं होता, लेकिन कम से कम जहरीली गैस को कुछ हद तक छानने में तो मदद करता है। कोरा चुपचाप उनके अड्डे से बाहर निकल जाता है। बाहर दरवाजे के पास एक औरत बैठी होती है जो चाकू तेज कर रही होती है। कोरा तुरंत खंजर निकालता है और उस पर वार करता है, लेकिन पहला वार किसी अहम जगह पर नहीं लगता। बिना वक्त गंवाए वह दूसरा वार करता है। यह पक्का करने के बाद कि किसी ने उसे नहीं देखा, कोरा उस औरत का कोट उठा लेता है। उसी समय गश्त लगा रहा एक आदमी कुछ हलचल सुन लेता है। वह अपने साथियों को आवाज देता हुआ धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ता है। वहां पहुंचते ही वह जमीन पर पड़ी
उस औरत की लाश देख लेता है। वह तुरंत कोरा के भागने की दिशा में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। हालात बेहद नाजुक हो जाते हैं। ठीक उसी निर्णायक पल में मशीन चील समय पर वहां पहुंच जाता है। इसी बीच कोरा जमीन पर गिरे हुए उस आदमी की जांच कर रहा होता है। अचानक कोरा के पीछे चुपचाप एक आदमी आ जाता है और डंडे से उसके शरीर पर जोरदार वार करता है। जैसे ही वह आदमी उसे खत्म करने ही वाला होता है, तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और वह आदमी तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। कोरा हैरान रह जाता है। इस तबाह हो चुकी दुनिया में आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो उसकी जान बचाए। तभी धुएं के बीच से धीरे धीरे एक औरत बाहर आती है। कोरा उसका चेहरा देखते ही सन्न रह जाता है। उसके सामने खड़ी यह औरत हाथ में हथियार लिए पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ खड़ी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह बिल्कुल कोरा जैसी ही दिखती थी। वह औरत उसे बिना वक्त गंवाए बंदूक उठाने को कहती है और अपने साथ चलने का इशारा करती है। इस समय सबसे जरूरी था वहां से जिंदा निकलना। कोरा तुरंत जमीन पर पड़ी AK उठाता है और उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। जैसे ही कोरा एक कमरे में घुसता है, अचानक सामने से आए एक आदमी उसे कसकर पकड़ लेता है। उस आदमी की ताकत कोरा से कहीं ज्यादा होती है, जिससे कोरा पूरी तरह जकड़ जाता है और हिल भी नहीं पाता। आखिरी ताकत लगाकर वह उस आदमी का गैस मास्क खींचकर उतार देता है। मास्क हटते ही वह आदमी तुरंत बेअसर हो जाता है और जमीन पर ढेर हो जाता है। दूसरी तरफ कोरा जैसी दिखने वाली वह औरत बाकी बचे लोगों के साथ भीषण गोलीबारी में उलझी होती है। तभी दाजुआंग भी वहां पहुंच जाता है और कोरा पर चुपके से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से AK में पहले ही गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। कोरा मौके का फायदा उठाते हुए एक लकड़ी का डंडा उठाता है और पूरी ताकत से दाजुआंग के पेट में घोंप देता है। मौत सामने देखकर दाजुआंग आखिरी हरकत करते हुए मशीन चील के कंट्रोलर को तोड़ देता है। कोरा जमीन से पिस्तौल उठाकर दाजुआंग को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन सीधे उसे मार देना उसके दिल पर एक ऐसा जख्म छोड़ देता जिसे वह कभी भर नहीं पाता। आखिरकार कोरा दाजुआंग को तुरंत मारने के बजाय उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता है। जब सारे दुश्मन खत्म हो जाते हैं, तब कोरा आखिरकार अपना गैस मास्क वापस हासिल कर लेता है। वह उस औरत से सवाल करता है कि वह आखिर है कौन और वह उसके जैसी क्यों दिखती है। औरत उसे बताती है कि असल में वे दोनों क्लोन हैं, कोरा प्रोजेक्ट का हिस्सा। लेकिन कोरा इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। उसका कहना होता है कि वह क्लोन नहीं हो सकता, क्योंकि उसे याद है कि वह बचपन से ही मुख्यालय में पला बढ़ा है और उसने 10 साल तक जमीन के नीचे मुख्यालय के लिए काम किया है। हर दिन उसने अकेलेपन में गुजारा है और उसके बचपन से लेकर अब तक की हर बात उसे साफ साफ याद है। तब वह औरत बताती है कि ये सारी यादें इंसानों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बनाई थीं ताकि वे खुद को क्लोन न समझें। वह यह भी बताती है कि उसके और कोरा के बीच एक जैसी यादें मौजूद हैं। औरत आगे बताती है कि उसे मुख्यालय के 2 और प्रोजेक्ट्स से जुड़े एनक्रिप्टेड दस्तावेज भी मिले थे। उन प्रोजेक्ट्स के असफल होने के बाद ही कोरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इसके तहत हजारों की संख्या में क्लोन बनाए गए ताकि इस दुनिया में बचे हुए इंसानों की रक्षा की जा सके। सीधी भाषा में कहें तो इंसान तुरंत बाद छिपकर हमला करने आए एक आदमी को वह एक ही गोली में सिर पर मार गिराती है। पूरा माहौल ऐसा हो जाता है मानो असल जिंदगी में कोई बैटल गेम खेला जा रहा हो। इसी बीच वह औरत गलती से पकड़ी जाती है और उससे कोरा के ठिकाने के बारे में पूछताछ की जाती है। वे लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर कोरा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कोरा भी आदम के एक आदमी को बंधक बना लेती है। आमने सामने होने पर दोनों पक्ष थोड़ी बातचीत करते हैं और बंधकों की अदला बदली करने का फैसला होता है। लेकिन जैसे ही वे खिड़की से कूदकर भागने लगते हैं, वह औरत मौका पाकर उनके बंधक पर गोली चला देती है। किसी तरह वे आदम के इलाके से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और सबसे किनारे मौजूद एक खुले मैदान की ओर बढ़ने लगते हैं। मगर औरत की चोटें बहुत गंभीर होती हैं। उसके पास आगे चलने की ताकत नहीं बचती। उस खुले मैदान तक पहुंचने के लिए एक पहाड़ी चढ़नी पड़ती है, लेकिन आखिरकार उसकी सारी ताकत जवाब दे देती है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। कोरा अकेले ही उस पहाड़ी पर चढ़ती है। ऊपर पहुंचकर उसे चारों तरफ बस उजाड़ और वीरान दृश्य दिखाई देता है। वह वापस नीचे उस औरत के पास लौट आती है। औरत कमजोर आवाज में पूछती है कि ऊपर क्या दिखाई दिया। कोरा सच नहीं बताती। वह झूठ बोलते हुए कहती है कि उसने वहां इमारतें देखी, सैकड़ों ऐसे लोग देखे जो बिना गैस मास्क के सामान्य जिंदगी जी रहे थे और बच्चों को हंसते खेलते देखा। कोरा की बात सुनकर औरत के चेहरे पर सुकून आ जाता है। उसके दिल को तसल्ली मिलती है और वह शांति से इस दुनिया से विदा हो जाती है। कोरा उसे निराश नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने जानबूझकर एक अच्छा झूठ बोला। अब कोरा एक बार फिर बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय अपने पुराने ठिकाने पर लौटने के। लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि प्रवेश द्वार खुला हुआ है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके इलाके में घुस चुका है। वह बहुत सावधानी से जमीन के नीचे उतरती है। सामने जाकर देखती है कि एक आदमी बैठा है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि वही दाजुआंग है जिसे उसने पहले जिंदा छोड़ दिया था। चारों तरफ बिखरे पड़े टूटे हुए फिल्टर और बर्बाद किया गया सामान देखकर कोरा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह दाजुआंग पर गोली चला देती है और दर्द व गुस्से से भरकर दिल फाड़ देने वाली चीख मारती है। अब सवाल यह है कि इस तबाह हो चुकी प्रलयकारी दुनिया में
कोरा आगे अपनी जिंदगी कैसे जिएगी। तो दोस्तों, यही था 2024 की स्वीडिश साइंस फिक्शन फिल्म कोरा की पूरी कहानी।